इमेजिन करें कि दुनिया का सारा पानी गायब हो गया है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप और आपका परिवार ही बचे हैं। आप एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां दूर दूर तक ना कोई घर है और ना कोई इंसान। हर दिन आप पर डरावने जानवर हमला कर रहे हो। आपको यह भी पता नहीं कि आगे कहां जाना है, कहां पानी मिलेगा। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही है, किसी भी तरह अपने परिवार को बचाए रखना और इस खत्म होती दुनिया में जिंदा रहना। और तभी आपको एक आदमी कॉल करे और बोल दे कि मैं आपको बचा लूंगा। तब आपको कैसा महसूस होगा? तो आपके दिमाग में चल रही सभी बातों के जवाब इस कहानी से मिल जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कैरेबियन सागर के बीचों बीच अपनी बोट पर छुट्टियां मना रही होती है। यह परिवार अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आया था और इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलने पर हर कोई काफी खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। सब लोग समुद्र के खूबसूरत नजारे का मजा ले रहे होते हैं। तभी बेन की माँ जूलिया थोड़ी देर आराम करने के लिए पानी में तैरने के लिए कूद जाती है, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग में बिजी रहते हैं। लेकिन तभी अचानक जूलिया को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह चारों तरफ देखती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वह इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर देती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास फिर से होता है और अब वह घबराकर बोट की तरफ तेजी से तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई चीज उसके पैर को जोर से पकड़कर नीचे की ओर खींच लेती है, जिससे वह डर के मारे पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी बेटी कैसी उसे सुन नहीं पाती, क्योंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं और बेन और टॉम दोनों मछली पकड़ने में ही व्यस्त रहते हैं। जूलिया पानी में खुद को ऊपर बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से उसके लिए आवाज निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा है और वह उसे बोट के अंदर बाहर ढूंढने लगता है। तभी उसे दूर पानी में जूलिया दिखाई देती है, जो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। बच्चों को सुरक्षित जगह बैठाने के बाद टॉम तुरंत बोट को धीरे धीरे उसकी तरफ ले जाता है और बिना वक्त गंवाए पानी में कूद पड़ता है। वह तेजी से अपनी पत्नी तक पहुंचकर उसे मजबूती से पकड़ लेता है ताकि वह डूब न जाए। फिर वह बड़ी मुश्किल से तैरते हुए उसे वापस बोट पर लेकर आता है और बच्चे भी दोनों को ऊपर चढ़ाने में पूरी मदद करते हैं। परिवार मिलकर जूलिया को शांत कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अचानक क्या हो गया था, और वह इसे तेज बहने वाली समुद्री धारा का असर मानकर टाल देती है। उसी रात पूरा परिवार बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और सब लोग केक और गिफ्ट्स के साथ अच्छा समय बिताते हैं। थोड़ी देर बाद कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वह थोड़ी प्राइवेसी के लिए अपना लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि शहर के ऊपर बहुत बड़े बड़े काले बादल इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन तभी वीडियो कॉल बार बार फ्रीज होने लगती है और स्क्रीन गड़बड़ाती रहती है। कैसी यह देखकर घबरा जाती है और फौरन वापस अपने परिवार के पास भागकर आती है और उन्हें सारी बात बता देती है। टॉम इसे सिर्फ खराब नेटवर्क का असर मानता है और कहता है कि वे लोग जमीन से काफी दूर हैं, इसलिए सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। तभी अचानक सबको एक तेज और अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि विशाल व्हेल का एक बड़ा समूह धीरे धीरे तैरते हुए उनकी बोट के पास से गुजर रहा है। टॉम अपने परिवार को समझाता है कि व्हेल धरती के चुंबकीय रास्ते को फॉलो करती है, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तो यह रास्ता बिगड़ जाता है और व्हेल असली दिशा भूलकर तूफान की तरफ बढ़ती जाती है और आखिर में किनारे के नजदीक पहुंच जाती है। अचानक बोट जोर से हिलती है और इस झटके से बेन नीचे गिर पड़ता है। टॉम को डर लगता है कि शायद किसी बड़ी चीज ने नीचे से बोट को टक्कर मारी है, इसलिए वह तुरंत पानी में कूदकर इसे नजदीक से देखने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड बाद जब वह वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया तेजी से उसका घाव साफ करती है और सावधानी से टांके लगा देती है। टॉम बताता है कि पानी में उसे अपने पीछे कोई बहुत बड़ी चीज महसूस हुई थी और जब उसने मुड़कर देखने की कोशिश की तो अचानक उसे तेज चोट लगी, जो शायद बोट के पंखे से लगी होगी। उसे यह साफ महसूस हो गया था कि पास में कुछ बहुत विशाल चीज थी, लेकिन गहराई और अंधेरे की वजह से वह उसे देख नहीं पाया। इसके साथ ही टॉम बताता है कि बोट को नीचे से काफी नुकसान हुआ है, इसलिए अब उन्हें तुरंत मदद चाहिए। जूलिया बार बार रेडियो चलाकर मदद बुलाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उधर कैसी अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक जूलिया पानी की तरफ देखती है और उसे एक डरावना सा जीव दिखाई देता है, जिससे वह बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन यह सिर्फ बेन की शरारत होती है, जिसने एक मास्क पहनकर मजाक किया था। कुछ देर बाद बोट पूरी तरह काम करना बंद कर देती है और पूरा परिवार समुद्र के बीचों बीच फंस जाता है। तभी जूलिया को रेडियो में किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह आवाज कुछ ही सेकंड में तेज शोर में बदल जाती है, जिससे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम परिवार को समझाता है कि उनके पास करीब 4 दिनों का खाना और पानी
बचा है, इसलिए अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव के वहां से गुजरने का इंतजार करना होगा। तभी अचानक बोट का रडार पास में किसी भारी हलचल को पकड़ लेता है और उसी समय परिवार को एक तेज और अनजानी आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे आग के गोले धरती की तरफ गिर रहे हैं और उनके टकराते ही बड़े धमाके हो रहे हैं। इनमें से एक आग का गोला बोट के पास वाले पानी में गिरता है, जिससे आसपास तेज लहरें उठ जाती हैं। यह देखकर टॉम घबरा जाता है और तुरंत बोट का इंजन चालू करने दौड़ पड़ता है। कई कोशिशों के बाद इंजन धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन तभी एक और बड़ा आग का गोला गिरकर आसपास की जगह पर जोरदार टक्कर मारता है। डर के मारे पूरा परिवार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। टॉम आसमान की तरफ देखकर समझ जाता है कि ये उल्का पिंड नहीं बल्कि टूटे हुए उपग्रह हैं जो जलते हुए नीचे गिर रहे थे। तभी बेन बोट के पीछे उठते हुए काले धुएं की तरफ इशारा करता है। टॉम मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि बोट का इंजन पूरी तरह जल चुका है। हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है, इसलिए परिवार जल्दी से अंदर जाकर छिप जाता है और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि बोट का कंपास खराब होना शुरू हो गया है। बोट जोर जोर से हिलने लगती है और इस झटके में बेन फिर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे एक हल्की सी चोट लग जाती है। तेज लहरें बार बार बोट से टकरा रही थीं और उसी अफरा तफरी में टॉम तेज हवा का सामना करते हुए बाहर रखे बड़े डिब्बे तक पहुंचता है। वह जल्दी से लाइफ जैकेट निकालकर परिवार को देता है ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। तभी अचानक बोट की पूरी बिजली चली जाती है और अंदर घना अंधेरा फैल जाता है। टॉम बिना देर किए पावर बॉक्स तक पहुंचता है और एक बटन दबाकर बिजली वापस लाने की कोशिश करता है। जैसे ही रोशनी लौटी है, बेन घबरा जाता है क्योंकि उसे दिखाई देता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और उसी समय कैसी को बहुत तेज मिचली होती है, इसीलिए वह उल्टी करने के लिए दौड़कर सिंक के पास पहुंचती है। टॉम लगातार रेडियो चलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें एक बहुत तीखी और तेज आवाज सुनाई देती है और हवा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जूलिया अपनी पूरी ताकत से दरवाजे बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान इतना शक्तिशाली होता है कि एक छोटा हैच खुल जाता है और खिड़कियां टूटने लगती हैं। अंधेरे में थोड़ी रोशनी देने के लिए टॉम एक फ्लेयर जला देता है। अगली सुबह धीरे धीरे पूरा परिवार होश में आता है और समझ पाता है कि वे डरावने तूफान से तो बच गए हैं, लेकिन उनकी बोट लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि विशाल महासागर जहां पहले मौजूद था वहां अब सिर्फ सूखी और वीरान जमीन दिखाई देती है। पूरी दुनिया के समुद्र जैसे अचानक कहीं गायब हो गए थे और उनकी बोट जमीन पर फंस चुकी थी। यह दृश्य देखकर परिवार सहम जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कैसी अपने फोन में सिग्नल खोजती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। टॉम कंपास चेक करता है और देखकर हैरान रह जाता है कि ध्रुव पूरी तरह उलट चुके हैं। वह बताता है कि ऐसा बहुत कम होता है और पिछली बार यह घटना करीब 7 लाख साल पहले हुई थी। कैसी यह सुनकर टूट जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका प्रेमी अब शायद जीवित नहीं होगा। घबराहट में वह किसी सुरक्षित जगह छिपने के लिए अंदर भाग जाती है और जब जूलिया उसे संभालने की कोशिश करती है तो कैसी उसे धक्का देकर बाहर कर देती है। जूलिया और टॉम मिलकर देखते हैं कि इस हादसे के बाद कौन कौन सी चीजें अभी भी बची हैं। वहीं बेन अपने जन्मदिन वाले गुब्बारों को एक बड़ी चट्टान से बांध देता है ताकि अगर आसपास कोई और जीवित हो तो उन्हें यह दिखाई दे सके। इसके बाद टॉम एक बार फिर रेडियो आजमाता है और इस बार उसका संपर्क नाव नाम के एक व्यक्ति से होता है जो एक पनडुब्बी का कप्तान है। नाव भी अपने जहाज के साथ जमीन पर अटक गया है। नाव टॉम को बताता है कि चुंबकीय ध्रुवों के उलट जाने के कारण ही समुद्र पीछे हट गए हैं और कई जगहों की मुख्य भूमि पानी में डूब चुकी है। वह कहता है कि उसे अब तक कोई अन्य जीवित व्यक्ति नहीं मिला है और लगभग सारी संचार प्रणालियां बंद हो चुकी हैं। कभी कभी बदलाव बहुत धीरे और शांति से होते हैं, लेकिन फिर भी नजर में आ ही जाते हैं। परिवार भी ऐसी ही हलचलें महसूस करता है और टॉम समझ जाता है कि धरती के ध्रुव फिर से पलट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समुद्र लगभग 1 हफ्ते में वापस लौट आएगा और हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। टॉम परिवार को समझाता है कि उन्हें जितना हो सके ऊपर चढ़ना होगा, वरना वे बुरी तरह फंस सकते हैं। वह बताता है कि उसके साथी की दुर्घटना में मौत हो चुकी है और पनडुब्बी में अब सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह बची है, इसलिए वह उस आदमी से कहता है कि अपने लोकेशन परिवार को दे दे ताकि बच्चे वहां तक पहुंच सके। टॉम का अंदाजा है कि पनडुब्बी तक पहुंचने में उन्हें 2 से 3 दिन लगेंगे। वह सभी से कहता है कि आज रात अच्छी नींद लें ताकि सुबह जल्दी निकल सके। अगली सुबह जब परिवार सफर के लिए सामान बांध रहा होता है, टॉम को पास कुछ हिलता दिखाई देता है। वह देखता है कि एक लंगड़ाता हुआ आदमी हाथ में एक स्टिक लिए खड़ा है और उसके साथ एक कुत्ता है जो लगातार भौंक रहा है। टॉम उसे पानी की बोतल देता है पर वो आदमी उसकी भाषा समझ नहीं पाता। कुछ मिनट बाद नशे में धुत वही अजनबी अचानक बोतल से टॉम पर वार करता है और उसके चेहरे पर लात मार देता है। जूलिया चीखते हुए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस आदमी ने टॉम के पेट में भाला घोंप दिया था और कुछ ही सेकंड में वह उसका गला भी काट देता है। जूलिया सदमे में भागती
आती है और आदमी उसके पीछे भाला फेंकता है, जिससे उसके कंधे पर चोट लगती है। डरी हुई जूलिया तुरंत बोट की तरफ दौड़ती है और बच्चों को कहती है कि वे किसी सुरक्षित जगह छुप जाएं और दरवाजा बंद रखें। भाई बहन सोफे के अंदर छुप जाते हैं और जूलिया उन्हें एक फ्लेयर गन थमा देती है। वह खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। अजनबी बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से तोड़ता है और आखिरकार अंदर घुस आता है। वह खाने पीने की चीजें उठाता है और बोट में इधर उधर खोजता रहता है। जैसे ही वह बाथरूम तक पहुंचता है, जूलिया दीवार में बने एक छोटे छेद से निकलकर उसे चकमा दे देती है। वह आदमी बाहर खड़ा होकर इधर उधर देखता है, लेकिन जूलिया दिखाई नहीं देती। जूलिया चुपके से पीछे से भागने लगती है। तभी कुत्ता उसके पीछे भौंकने लगता है। मजबूरी में जूलिया उसे जोर से पटक देती है और अपनी जान बचाने के लिए चाकू से मार देती है। कुत्ते की आवाज सुनकर अजनबी बाहर आता है और जब उसे कुत्ता मरा मिलता है तो वह घबरा जाता है। इस बीच जूलिया बोट के चारों ओर घूमकर ऊपर चढ़ती है ताकि टूटी हुई खिड़की से अंदर वापस जा सके, लेकिन अजनबी उसे पहले ही पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर खुद को संभालती है, जबकि वह आदमी उसे खींचने की कोशिश करता रहता है। संघर्ष के दौरान जूलिया किसी तरह उसे नीचे गिरा देती है। गिरा हुआ आदमी जूलिया की कलाई पर पैर रखकर उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है। वह उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर मारता है और फिर उसे सोफे पर फेंककर गला दबाने लगता है। बच्चे यह सब सह नहीं पाते और डर के मारे रोने लगते हैं। तभी कैसी बाहर निकलती है और उस आदमी पर फ्लेयर गन से गोली चला देती है। आग पूरे बोट में फैलने लगती है और बच्चे तुरंत बाहर भाग जाते हैं। जूलिया वापस आती है और पूरी ताकत से उस आदमी के चेहरे पर लात मार देती है। मौका मिलते ही वह उसका नक्शा और बैग छीन लेती है। उधर बेन और कैसी अपने पिता के शव से लिपटकर रो रहे होते हैं। कुछ ही देर में जूलिया भी उनके पास आकर बैठ जाती है ताकि सब मिलकर टॉम को आखिरी अलविदा कह सके। लेकिन तभी वही खौफनाक आदमी बोट से बाहर निकल आता है। परिवार डर से भागने लगता है और पीछे बोट एक जोरदार धमाके में उड़ जाती है। कुछ देर बाद थकान से चूर परिवार एक छोटे से झरने के पास रुकता है। कैसी सोचती है कि क्या वह पागल आदमी गुब्बारों की वजह से आया था। यह सुनकर बेन अपने आप को दोष देने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ ही वह बच्चों को चेतावनी देती है कि वो पागल आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। आगे चलते हुए एक तालाब के पास बेन को एक हैमरहेड शार्क का बड़ा शव दिखाई देता है, जिसे देखकर वह हैरानी और डर से भर जाता है। उसी दौरान जूलिया की नजर दूर खड़े उसी आदमी पर पड़ती है। वह फिर उनके बहुत करीब आ चुका है। परिवार फिर से तेजी से भागता है। वे एक टीले से नीचे उतरते हैं और नीचे जहरीले कचरे का एक विशाल ढेर देखते हैं। उन्हें उसके चारों ओर बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। कुछ मिनट बाद उन्हें लगता है कि शायद वे पीछा करने वाले से थोड़ा आगे निकल आए हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रास्ते में उन्हें समुद्र तल से आई हुई अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। बड़े मृत समुद्री जीव, टूटा हुआ प्लास्टिक और काई से ढकी हुई चीजें। बेन चलते चलते धीमा होने लगता है। जूलिया देखती है कि वह लगभग बेहोश होने वाला है। शायद प्यास की वजह से वह रुककर पानी निकालती है, लेकिन बोतल लगभग खाली थी। कैसी को याद आता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में उस पर चिल्लाती है, लेकिन कैसी टूटे हुए स्वर में कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे वैसे भी शायद बच नहीं पाएंगे। थोड़ी बहस और रोने धोने के बाद परिवार आगे बढ़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक क्रैश हुआ विमान दिखाई देता है। अचानक एक हलचल से वे चौंक जाते हैं, लेकिन राहत मिलती है कि वो सिर्फ कुछ पक्षी थे। वे तय करते हैं कि रात उसी विमान के अंदर बिताएंगे। थोड़ी देर बाद भोजन करते हुए जूलिया टॉम की जैकेट से उसकी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर निकालती है, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। कैसी पूछती है कि उसके माता पिता की मुलाकात कैसे हुई थी। जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम पहली बार उस अस्पताल में आया था जहां वह काम करती थी। टॉम ने फूल और एक खूबसूरत कविता भेजकर उससे अपने प्यार का इजहार किया था। आधी रात को कैसी बाहर पेशाब करने जाती है। जैसे ही वह मुड़ती है, वही खतरनाक आदमी अचानक पीछे से आकर उसे डरा देता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जूलिया उस पर टूट पड़ती है। गुस्से और दुख से भरी जूलिया उसे बार बार चाकू मारती है। कैसी दौड़कर उसे गले लगाती है ताकि वह शांत हो सके। अगली सुबह वे देखते हैं कि उस आदमी का शव छोटे छोटे कीड़ों और पिस्सुओं से ढका हुआ है। उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, जैसे कोई जानवर रात में उस पर आया हो। परिवार आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद जूलिया और कैसी नक्शा देखते हैं, लेकिन बेन बिना रुके आगे चलता रहता है और खुद ही रास्ता चुनने लगता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन घबराकर पास के तालाब का पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसका सिर खींचती है और कहती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। तेज धूप से बचने के लिए सब अपने सिर ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए जब उन्हें पुरानी कुर्सियों का एक ढेर मिलता है तो जूलिया और कैसी मिलकर एक छोटा सा आश्रय बना देते हैं। जूलिया बेन को दवा का इंजेक्शन देती है और वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही जूलिया एक अजीब आवाज सुनकर जागती है। वह बाहर जाती है और डर से जम जाती है। पास की रेत पर से एक विशाल झुंड केकड़ों का उनकी तरफ बढ़ रहा था। जूलिया अपने बच्चों को झकझोर कर उठाती है और पूरा परिवार जितनी तेजी से दौड़ सकता है भागना शुरू
शुरू कर देता है। दूर उन्हें एक विशाल मालवाहक जहाज दिखाई देता है और वे पूरी जान लगाकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। जहाज तक पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहां 3 लोग अभी भी जिंदा हैं। उनमें से एक महिला परिवार की मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी दोनों पुरुष साफ मना कर देते हैं और सब मिलकर एक बड़े कंटेनर में छिप जाते हैं। कंटेनर बंद कर दिया जाता है ताकि परिवार अंदर न आ सके। इस दौरान केकड़ों का झुंड उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। मजबूर होकर जूलिया बच्चों को कहती है कि वे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाए। जैसे ही वह खुद चढ़ने लगती है, सैकड़ों केकड़े उसके पैरों पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से काटने लगते हैं। भाई बहन पूरी ताकत से अपनी माँ को ऊपर खींचते हैं, वरना वह नीचे गिर जाती और केकड़े उसे तुरंत मार डालते। कंटेनर के किनारे पहले से एक बड़ा छेद था और आधे केकड़े उसी रास्ते भीतर घुस आते हैं। चालक दल के सदस्य घबरा जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने जानवरों की एक पूरी सेना थी। जल्द ही केकड़े 2 मजदूरों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें जिंदा नोच डालते हैं। इसके बाद जूलिया अपने पैरों पर पट्टी बांधती है, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि कुछ देर बाद वह बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ समय बाद वह एक भयंकर रेतीले तूफान में आंखें खोलती है। उसके चारों ओर रेत उड़ रही होती है और उसे समझ आता है कि वह बिल्कुल अकेली रह गई है। डर और घबराहट में वह अपने बच्चों को ढूंढने नीचे उतरती है। तभी उसे मृत महिला का हथियार मिलता है, जिसे वह उठाकर संभाल लेती है। कुछ ही देर बाद कैसी उसकी चीख सुनकर लौट आती है और बताती है कि वे लोग मदद ढूंढने बाहर गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिल गया था। वह उन्हें अंदर ले जाता है ताकि तूफान से बचा जा सके। इस सुरक्षित जगह के अंदर जूलिया टॉम के लाइटर से अपने घावों को जलाकर संक्रमित हिस्सों को साफ करती है। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी आंखें भर आती हैं। तूफान के बाद उन्हें एक बर्तन में पानी की कई बोतलें मिलती हैं। आगे खोज करने पर उन्हें 2 शव मिलते हैं, जिनसे उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक भी मिलती है। जूलिया तुरंत नाव से संपर्क करती है और बताती है कि नक्शा तूफान में खो गया। नाव तुरंत समझ जाता है कि उन पर गहराई से आए हुए विशाल आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया होगा, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की कमी और समुद्र के उलटने से पागल हो चुके थे। नाव उन्हें चेतावनी देता है कि उसके उपकरणों ने संकेत दिए हैं कि समुद्र उम्मीद से कहीं तेजी से वापस आने वाला है और उनके पास अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। जूलिया एक फ्लेयर दागती है ताकि रास्ता साफ दिख सके और परिवार उस दिशा में चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ शौचालय मिलता है और बेन मजाक में उसमें पेशाब कर देता है। आखिरकार दूर उन्हें पनडुब्बी दिखाई देती है, लेकिन उसे पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल और बेहद खतरनाक चट्टानी ढांचे को पार करना पड़ता है। जैसे ही वे उस चट्टानी रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और ऊपर से भारी पत्थर गिरकर एक बड़ा भूस्खलन कर देते हैं। जूलिया अपने बच्चों को समय रहते धक्का देकर सुरक्षित तरफ भेज देती है और खुद पीछे हटकर मौत से बाल बाल बचती है। लेकिन अब रास्ता एक ऊंची चट्टान से पूरी तरह बंद हो गया है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे अकेले आगे बढ़ें। कैसी रोते हुए मना करती है और कहती है कि माँ को भी साथ चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहस के बीच जूलिया वादा करती है कि वह बाद में उन्हें ढूंढ लेगी। मन मारकर कैसी बेन को खींचते हुए आगे ले जाती है। दोनों बच्चे चट्टानों पर चढ़ते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उन्हें खून फैला हुआ मिलता है। उधर जूलिया समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। दूर से केकड़ों का एक और झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। वह अपने बच्चों के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश में गोलियां चलाती है ताकि वे सुरक्षित पनडुब्बी तक पहुंच सके। वह कुछ केकड़े मारती भी है, लेकिन सामने एक पूरा बटालियन जैसा झुंड था, जिससे अकेले लड़ पाना असंभव था। उसी समय ऊपर चट्टान पर खड़ी कैसी अपनी माँ को देख लेती है। वह अपना हाथ पूरी ताकत से आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। कैसी उसे संभालती है और दोनों किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां से वे घबराए हुए पनडुब्बी की ओर भागते हैं। उधर बेन पहले से ही छत पर खड़ा होता है। वह केकड़ों का ध्यान हटाने के लिए लगातार गोलियां चलाता है ताकि उसका परिवार सुरक्षित चढ़ सके। तभी केकड़े नाव के शरीर तक पहुंच जाते हैं और पल भर में उसे नोच खसोट कर खा जाते हैं। जूलिया बंदूक संभालती है और बच्चों को अंदर भेजते हुए लगातार फायर करती रहती है। जैसे ही बच्चे सुरक्षित पनडुब्बी में पहुंच जाते हैं, उसे एहसास होता है कि बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह बंदूक फेंक देती है और जल्दी से अंदर घुस जाती है। परिवार हड़बड़ाते हुए हैच को कसकर बंद करता है। खिड़कियों से वे देखते हैं कि दर्जनों केकड़े अब पनडुब्बी को चारों तरफ से घेर चुके हैं। उसी समय अचानक समुद्र की लहरें वापस लौट आती हैं। तीनों अपनी सीटों की तरफ भागते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। भयानक लहरें पनडुब्बी से टकराती हैं और उसे जोर से उछालने लगती हैं। जूलिया दिमाग में उन सारी घटनाओं को दोबारा जीने लगती है, जबकि कैसी को डर और उल्टी जैसा महसूस होता है। फिर अचानक वही तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है और तीनों घबराहट में बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जूलिया और बच्चे धीरे धीरे होश में आते हैं। सबसे पहले वे यही देखकर राहत महसूस करते हैं कि वे जिंदा हैं। वे हैच खोलते हैं और बाहर कदम रखते हैं। सामने फैला मंजर देख उनकी सांसें थम जाती हैं। पानी की लहरों ने पनडुब्बी को एक तबाह शहर के बीचों बीच लापटका है। इसका मतलब था अब उनके पास
पास बचने की और एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद बाकी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।